हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून सभी को और स्वागत है आपका सभी का ऐसे टीचर एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त वाली इंपॉर्टेंट क्लास। और मेरा नाम तो आप सबको पता ही है, शादाब आलम। तो आज की क्लास आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जैसी क्लास आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी होगी और शायद आगे कभी देखोगे भी नहीं। क्योंकि आज की एक क्लास में हम 90 नंबर पक्के करने वाले हैं। यहां पर मैंने मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 90 नंबर का कंटेंट सॉल्व करेंगे। हम कह रहे हैं कि 90 नंबर पक्के ही होके जाएंगे। यानी आज की एक सिंगल क्लास से सीटेट में पासिंग मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम सीडीपी को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, और सीडीपी के साथ साथ जितने भी सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है उसमें जो टॉपिक्स आते हैं उनको भी खत्म करेंगे। यानी 90 नंबर की पेडागोजी सीडीपी को मिला करके आज की एक महामैराथन क्लास में आपकी फिनिश होने वाली है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक महामैराथन नहीं बल्कि महामैराथन का बाप है। और ऐसी क्लास, इस क्लास में एक्चुअली हम क्या क्या करने वाले हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या चीजें होने वाली है। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक जो होंगे हमारे उसकी थ्योरी यहां पर हम कंप्लीट करेंगे हर टॉपिक की, लेकिन शॉर्टकट में। हम बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर नहीं पढ़ने वाले। अच्छा, पहले मुझे एक बार ये तो बता दो कि वॉइस वगैरह मेरी पहुंच रही है आप तक ठीक ठाक, वीडियो ठीक चल रहा है, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आपको वीडियो अच्छी ना दिख रही हो। हाँ, एक बार कमेंट करके बोल दो, यस लिख दो कमेंट में अगर सब चीजें ठीक दिख रही है, वॉइस वगैरह वीडियो क्वालिटी सब बढ़िया आ रही है, तो एक बार कमेंट में यस लिखेंगे। हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग जी, सभी को राधे राधे, नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। आ चुके हैं सबके सब, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे। पहले हम एक टॉपिक लेंगे और टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी जो थ्योरी या जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम उसी टॉपिक के हैंड टू हैंड उसी टॉपिक से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आने हैं। जब मैं प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा उसके बीच में आपको टैग वर्ड्स भी बताऊंगा, और जितने ऐसे हार्ड वर्ड्स होंगे, जो मुश्किल शब्द आते हैं, जो आपको नए लगते हैं, हिंदी में बहुत कठिन शब्द आते हैं कई बार, तो आपको मीनिंग पता नहीं चलते, तो मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बता के चलूंगा। फिर उसके साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस को छांटते कैसे हैं, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, कि 4 ऑप्शन में से सही वाला कौन सा है, उसको कम समय में कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि सीटेट बहुत लंबा पेपर आता है, कम समय में अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो आते हुए भी छूट जाएगा हाथ से। तो मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट चीजें, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, आपकी ट्रिक्स होंगी, टैग वर्ड्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरी होंगी और पीवाईक्यूज भी एक साथ होंगे। तो इस क्लास में हम क्या, जो मैं आपको पैटर्न बता रहा था, पहले आपकी कंप्लीट थ्योरी हो गई, हर टॉपिक की छोटी सी थ्योरी, फिर उसके पीवाईक्यूज, फिर ट्रिक्स, फिर टैग वर्ड, सारी चीजें। और जब सारे टॉपिक खत्म कर लेंगे हम, है ना, तो उसके बाद लास्ट में मैंने 150 क्वेश्चंस की एक सीरीज रखी है। उस 150 क्वेश्चंस में सारे ही सब्जेक्ट की पेडागोजी प्लस सीडीपी टोटल सब कुछ उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो वहां आपकी ऐसी दमदार धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। मैं कह रहा हूं इस क्लास के एंड तक 90 नंबर आप पक्के कर चुके होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की क्लास से इंपॉर्टेंट क्लास आपने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। अब जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो, और एक बार लाल वाल वाले दिल भेज दो मेरे लिए, थोड़ा मेरा मन खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं आज की क्लास को करने के लिए, और बहुत प्रिपरेशन की है, मेहनत की है पीपीटी में, सब चीज़ों में। तो एक बार रेड वाले दिल भेज दो जरा, बहुत सारे भर भर के जल्दी से कमेंट में, मज़ा आ जाए एक बार। और नए स्टूडेंट जितने भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आपके मतलब इसके बाद अभी 3 मैराथन क्लासेस और आएंगी ऐसी। वैसे तो हम डेली मैराथन क्लास करते हैं, शाम को 7 बजे हमारा डेली लाइव टाइम है, तो जो नए बच्चे हैं वो शाम को 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अभी आपका और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है, जैसे कि मैंने आपके लिए 1000 पीवाईक्यूज तैयार किए हैं सारे सब्जेक्ट के मिला के, जिसमें पेडागोजी के साथ साथ एनसीईआरटी भी रहेगी और टोटली सारे कॉन्सेप्ट भी रहेंगे। तो वो मैराथन क्लास भी आपकी मेरे ख्याल से 6-7 दिन के बाद आ जाएगी इसी चैनल पर। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और इसके बाद फिर मैं आपको जो है 1-2 मॉडल पेपर भी सॉल्व, अभी बहुत सारा कंटेंट है जो आएगा आपका डेली, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहो। ये चैनल आपको प्रीमियम से भी प्रीमियम कंटेंट दे रहा है, जो आज तक जीवन में किसी ने नहीं दिया होगा। तो इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, और एक लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को फटाफट से। आपके सभी के बहुत सारे दिल भी आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसे टीचर एकेडमी में कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं। आपको कोई पीडीएफ चाहिए हो, आपको गारंटी बैच में एडमिशन लेना हो, या कोई और प्रॉब्लम है, कोई एडमिट कार्ड के बारे में पूछना हो, या कोई एग्जाम डेट के बारे में, तो यहाँ पर कांटेक्ट करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं ऐसे टीचर एकेडमी से। तो ये आपके
हमारी एकेडमी के नंबर हैं, हमारी पूरी टीम है जो आपके फ़ोन उठाती है और आपको जवाब देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा 15 डेज स्ट्रेटजी वाला जो बैच है, जिसमें 15 दिन में सीटेट पास कराने की गारंटी आपको दी जा रही है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। उसमें बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है, 90% का डिस्काउंट है, 90% फीस कम कर दी गई है सीटेट गारंटी बैच में, तो कॉल करके आप अपना एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और देखो, जैसे कि आप लोगों ने ही बोला था, मैंने अभी एक पोल डाला था, आई थिंक आप लोगों ने सबने देख लिया होगा चैनल पे ही, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन से टॉपिक से शुरुआत होनी चाहिए महामैराथन की, आज की मास्टर क्लास की। तो आप सबने 80% लोगों ने जीन प्याजे को चुना था कि जीन प्याजे से शुरुआत होनी चाहिए, तो इसीलिए हम जो शुरुआत करेंगे जीन प्याजे से ही करेंगे। और जीन प्याजे अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सीटेट में हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, केवल सीडीपी में नहीं। आपकी मैथ पेडागोजी हो, जीन पे आ जाएगा, हिंदी पेडागोजी हो, जीन पे आ जाएगा, एसएसटी पेडागोजी हो, जीन पे आ जाएगा, कोई भी पेडागोजी हो, कोई भी सब्जेक्ट जीन प्याजे जरूर आता है उसमें। तो टोटली अगर हम बात करें तो कम से कम 8 नंबर का जीन प्याजे ही है। तो अभी हम आधे घंटे में 8 नंबर पक्के करने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ, है ना। चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, और उससे भी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास क्या है ना। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसको एक शब्द में इसके मीनिंग को मैं आपको समझा देता हूं। बहुत ज्यादा डिटेल में आज नहीं चलेंगे, आज जो है सुपर फास्ट क्लास होगी, यानी कि आपको मेन कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, मेन ट्रिक दी जाएगी और मेन वर्ड की मीनिंग दी जाएगी। बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह हम इसमें नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि थ्योरी का टाइम भी नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको कोई रिटर्न पेपर थोड़ी लिखना है, आपको तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनना है, तो वही तो सीखेंगे हम कि 4 आंसर में से एक आंसर कैसे चुनना है। तो आपको मेन तो ट्रिक पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस। थ्योरी का क्या करेंगे आप, थ्योरी थोड़ी पढ़नी है, रट्टा थोड़ी मारना है। तो संज्ञानात्मक विकास में एक शब्द है जो है संज्ञान। अब संज्ञान को अगर हम आम भाषा में बात करें तो देखो, किताबी भाषा में तो एक लंबी परिभाषा है कि आपके मस्तिष्क में चिंतन, समस्या समाधान वगैरह वगैरह दुनिया भर का कॉम्बिनेशन मिला के उस विशेषता को हम संज्ञान कहते हैं। लेकिन मैं इसको आम शब्दों में बताता हूं क्या है संज्ञान, यानी कि कॉग्निशन, इसको इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। जो आपका संज्ञान है यानी कि कॉग्निशन है, इसको अगर हम आम भाषा में कहें तो आपका जो दिमाग होता है, आपके पास सबके पास दिमाग है, तो आपका जो दिमाग है, तो दिमाग का हिस्सा नहीं बल्कि दिमाग में जो क्षमताएं हैं, यानी दिमाग के जो काम है, दिमागी क्षमताओं को संज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमागी क्षमताओं को संज्ञान कहते हैं। यानी कि अब दिमागी क्षमताएं कौन कौन सी है, आपके दिमाग का काम क्या है, चलो कमेंट करके बताओ मुझे, आपके दिमाग में क्या क्या काम करते हो दिमाग से। दिमाग से हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है जी। दिमाग से हम सोचते हैं, ठीक है। दिमाग से हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। दिमाग से हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, किसी चीज का डिसीजन लेते हैं। दिमाग से हम क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं। दिमाग से क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यही तो काम है दिमाग के। तो चलो इनको लिख लेते हैं एक बार, है ना। चलिए इनको लिख लेते हैं। देखो संज्ञान के क्या क्या काम हुए, सोचना यानी कि थिंकिंग, और क्या काम हो गया संज्ञान का, कल्पना करना हो गया, है ना। और क्या काम हो गया संज्ञान का, संज्ञान का काम हो गया समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। और क्या काम हो गया, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना हो गया आपका, है ना, निर्णय लेना। और क्या हो गया आपका, याद करना, याद करना भी और याद रखना भी, है ना। और इसको याद रखने को या याद करने को हम किस चीज से याद करते हैं, आपकी मेमोरी यानी कि आपकी स्मृति, है ना, मेमोरी आपकी। उसके अलावा और क्या हो सकता है, थिंकिंग प्रोसेस तो हमने लिख दिया है ना। तर्क करना है जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। बताओ और आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप भी बताओ ना अपनी तरफ से। इंटरेक्शन होना चाहिए, बाल केंद्रित कक्षा चलनी चाहिए, यानी कि मैं अपनी तरफ से जो चीजें बता रहा हूं आप भी इंटरेक्ट करो बीच में, आप अपने जवाब वगैरह देते रहो बीच बीच में, ठीक है। हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग, वेरी नाइस। थॉट यानी कि विचार करना, निर्माण बोल दिया आपने। और बताओ और बताओ, याद रखना आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। निर्णय लेना आ गया आपका, ठीक है। और बताओ, बताते रहो। समस्या समाधान लिख चुका हूं मैं, और चिंतन भी लिख चुका हूं। बुद्धि, वेरी नाइस, क्या बात है। बुद्धि ये किसने लिखा, बताओ अपना नाम बताओ किसने लिखा। आपका जो इंटेलिजेंस होता है वो भी दिमाग की ही एक क्षमता है, यानी दिमाग का ही एक हिस्सा है। और बताओ, चलो। हाँ, डिसीजन मेकिंग लिख चुके हैं हम। और क्रिया करना, क्रिया करना तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई। दिमाग में सिर्फ निर्णय लिया जाएगा, जब आप क्रिया करेंगे तो आप फिर फिजिकल एक्टिविटी में आ जाएगा। और बताओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग बिल्कुल एकदम सही लिखा है आपने, यानी कि विचार मंथन करना, लिख लो इसको भी, विचार मंथन करना।
तो अब यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, या फिर अपना रजिस्टर लेके बैठो साथ में, इसको जो है लिखते रहना रजिस्टर में। तो अब इतने सारी जो हमारी ये क्षमताएं हैं, ये सारी की सारी क्षमताओं को अगर हम एक डब्बे में बंद कर दें तो उस डब्बे को संज्ञान कहेंगे। समझ में आया? जो हमारी ये क्षमताएं हैं सारी की सारी, इन सारी क्षमताओं को अगर मिक्स कर दें यानी एक जगह मिला दें, उसी चीज को संज्ञान कहते हैं। तो अब बात आपको समझ में आई कि संज्ञान क्या होता है? एक बार कमेंट में यस लिख दो अगर समझ में आ गया है कि संज्ञान क्या होता है। संज्ञान का मतलब क्या हुआ? आपकी खोपड़ी में जितनी क्षमताएं हैं वो सारा क्षमताएं अगर एक जगह मिला देंगे तो वो संज्ञान हो जाएगा। यस लिख दो एक बार कमेंट में अगर समझ में आ गई है। जी, ये शायरी शादाब आलम सर के लिए, वाह। इल्म की राह पर, वाह। देखो भाई इन्होंने एक शायरी लिखी है आपके लिए मोटिवेशनल, आपको सुना देता हूँ। इल्म की राह में जो रोशनी बनकर आए हैं, हम जैसे कितनों को उन्होंने मंजिल तक पहुंचाए हैं, वाह। हर मुश्किल सवाल को आसान बना देते हैं, अपने हुनर से सपनों को हकीकत बना देते हैं। क्या नाम है? मतिन इनामदार। बहुत बढ़िया भाई, नाइस, वेरी नाइस। चलो इसी बात पे मैं भी अपनी एक शायरी सुना देता हूँ। जब आपको इन्होंने सुनाई है तो मेरी भी सुन लो एक शायरी। शायरी ये है, आज किताबों में खुद को लगाना पड़ेगा, हालांकि हम किताब नहीं पढ़ रहे तो चलो ऐसे टीचर एकेडमी की क्लास। आज क्लासेस में खुद को लगाना पड़ेगा, सपनों के लिए खुद को तपाना पड़ेगा। जो चाहते हो दुनिया से तुम खास चीज, उसके लिए सबसे अलग बनना पड़ेगा, है ना, या फिर बन के दिखाना पड़ेगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां हमने ये समझ लिया कि संज्ञान क्या होता है। तो जब हमें ये बात समझ में आ गई है कि संज्ञान क्या होता है, तो इन सारी क्षमताओं का विकास करना संज्ञानात्मक विकास होता है। ये सारी क्षमताएं जो हैं ये बच्चे में होती हैं ऑलरेडी, लेकिन कम होती हैं। जब छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है उसमें थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं हुई है। तो टीचर या पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको ज्ञान दे करके, उससे चीजें सिखा करके, उसको जो है एक्टिविटी में लगा करके इन सारी क्षमताओं को परिपक्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इन सारी क्षमताओं को आगे बढ़ाना यानी इन सारी क्षमताओं का विकास करना क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। इजी है। अब कोई परिभाषा याद करनी पड़ेगी आपको, बताओ। कोई किताब से रट्टा मारना पड़ेगा संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? आज के बाद नहीं भूलोगे संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। आ गया ना समझ में? वेरी नाइस, क्या बात है। अब देखो, संज्ञानात्मक विकास तो आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है। चलो जी, इसको मैं साफ कर दूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लो, वरना मैं इसको मिटा दूंगा हर स्लाइड को। जल्दी से इसका आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसको बाद में याद कर सकें। और वीडियो लाइक नहीं करी अभी सब लोगों ने भाई, छुप के मत बैठो। जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाओ, अभी 3000 लाइक हमारे होने वाले हैं। अब देखो, इसको तो मैं साफ कर देता हूं। अब हम कह रहे थे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने क्यों दिया, जीन प्याजे ने। जीन प्याजे का जो सिद्धांत है वो किस चीज पर आधारित है, ये बात आपको आज तक पूरे जीवन में किसी ने नहीं बताई होगी। और ये सवाल ऑलरेडी सीटेट में आ चुका है, लेकिन क्यों नहीं बताई? क्योंकि किताब में नहीं लिखी हुई। हाँ सच्ची में किताब में नहीं लिखी हुई आपकी ये बात। जीन प्याजे का सिद्धांत किस चीज पे आधारित है, आधारित किस चीज पे है, ये बात आज तक किसी ने बताई आपको? नहीं बताई, मैं बताऊंगा। और एक और चीज है कि जीन प्याजे के सिद्धांत की आलोचना क्या है, ये बात किसी ने बताई आपको? नहीं बताई, मैं बताऊंगा अभी। चलिए देखिए, आधारित जो है, जो जीन प्याजे का सिद्धांत है वो तत्परता पे आधारित है। और तत्परता क्या होती है? तत्परता होती है रेडीनेस। क्या होती है? रेडीनेस। और ये सवाल 2026 और 25 दोनों में आया है। हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता के चलूंगा। तो तत्परता का मतलब क्या है? तत्परता का मतलब होता है कि बच्चा किस काम को करने के लिए तैयार हो चुका है। अब देखो, जो छोटा बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, वो बच्चा किस काम को करने के लिए तैयार है भाई? वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, या तो बच्चा नकल कर सकता है, अनुकरण जिसको कहते हैं, कि बड़ों को देख के उसकी नकल कर लेगा। या फिर क्या करेगा, वो किसी चीज को देख करके उसकी इमेज दिमाग में बना लेगा, बस। क्या उसके अंदर तर्क होता है? नहीं होता, क्योंकि थर्ड स्टेज में आएगा। क्या उसके अंदर अमूर्त चिंतन होता है? नहीं होता। क्या कल्पना कर पाता है? नहीं कर पाता। सामने जो चीजें रखी है बस उसके बारे में एक इमेज दिमाग में बना लेता, हाँ ये गोल गोल दिखता है, ये चौड़ा चौड़ा दिखता है, बस। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किस उम्र का बच्चा कितनी दिमागी क्षमता रखता है, यानी किस चीज को सीखने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे 2 से 6 साल का बच्चा या 2 से 7 साल का बच्चा है, तो हमें पता चल गया वो सूचकता में आ चुका है, यानी अमूर्त चीज को मूर्त चीज के साथ में जोड़ के सिखाएंगे तो सीखेगा, वरना नहीं सीखेगा।
प्रतीकों का इस्तेमाल करना बच्चा सीख जाता है, 2 से 7 साल का बच्चा, कि भाई सिंबल्स उसको दिखा सकते हैं किसी चीज का सिंबल क्या होता है। तो हमें ये बात कौन बता रहा है, इनका सिद्धांत बता रहा है कि आपका बच्चा क्या करने के लिए रेडी हो रहा है। और फिर टीचर होने के नाते हम इनके सिद्धांत का पालन करके बच्चे की उम्र के हिसाब से वही टॉपिक या वही चीजें उसको सिखा पाते हैं। तो ये है इनके सिद्धांत का आधार कि बच्चा किस उम्र में किस काम को करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये तो हो गया इनके तत्परता, आधार आधार हो गया। लेकिन इनकी आलोचना क्या है, इनकी आलोचना ये है इनके सिद्धांत की कि इन्होंने समाज और संस्कृति को ध्यान में रखे बिना अपना सिद्धांत दे दिया। क्या बोला, समाज व संस्कृति को, या मैं ये कहूं समाज और संस्कृति का अभाव है इनके सिद्धांत में। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है वो ये बोल के दिया है कि जो मैं 4 स्टेजेस दे रहा हूं ना, वो दुनिया के हर बच्चे पे बराबर लागू होंगी, यानी सेम टू सेम लागू होंगी। जबकि असल में होता यह है कि अलग अलग देश के बच्चे या अलग अलग राज्य के बच्चे या अलग अलग एरिया के जो बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू लेवल अलग अलग हो जाता है, या फिर उनके विकास में भिन्नता आ जाती है। कोई जल्दी विकास प्राप्त कर रहा है, कोई देर से कर रहा है। अमेरिका के बच्चे का तुलना भारत का बच्चा नहीं कर सकता, चाहे आप मानो या ना मानो। वहां का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट है, हमारे यहाँ का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अंतर है, क्योंकि सुविधाओं का अंतर है। तो वहां का बच्चा 7 साल का बच्चा जो चीजें सीख लेगा, हमारे यहाँ 10 साल का 12 साल का बच्चा सीखेगा वो चीजें। समझ में आ रही है। वहां के 8 साल के बच्चे रोबोटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ 8 साल के बच्चे ए पे छोटी ई की मात्रा। समझ में आ रही है बात। तो भाई अंतर है ना। तो अगर आप इस चीज को लेकर के सिद्धांत एक साथ मिला दोगे तो वहां का बच्चा तीसरी स्टेज में पहुंच चुका होगा और हमारा बच्चा भी दूसरी स्टेज में होगा। तो इसलिए क्या है कि संस्कृति का फर्क पड़ जाता है, समाज और संस्कृति का फर्क पड़ता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे, जो कि इन्होंने नहीं बोला अपने सिद्धांत में। इन्होंने बोला कि पूरी दुनिया के बच्चे एक ही सिद्धांत का पालन करेंगे एक जैसी उम्र में। तो यही गड़बड़ हो गई और यही कमी निकाल दी गई है इनके सिद्धांत में। आलोचना का मतलब होता है कमी, कि इस सिद्धांत में कमी क्या है। अच्छा, कमी मैंने पहले ही बता दी, सिद्धांत बताया नहीं, तो चलो सिद्धांत बताता हूं, आ जाओ। चलिए, लाइक तो कर दिया ना सब लोगों ने भाई, जल्दी जल्दी 5000 लाइक पूरे करो, कमेंट को नीचे करके जल्दी 5000 लाइक पूरे करो फटाफट से। अब मैं ये चीजें, इनके सिद्धांत में जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ये वर्डिंग है, जो कि हर एक वर्डिंग से अपना अपना एक प्रश्न आता है। तो मैं आपको ये वर्डिंग बता दूं क्योंकि ये पूरा बेस है इनके सिद्धांत का, इसके बिना इनका सिद्धांत आगे नहीं बढ़ता है ना। तो ये आपने अगर पिछला प्रीवियस पेपर सॉल्व किया है या किसी ने पिछले साल पेपर दिया था तो उन सबको ये बात पता होगी कि अनुकूलन या समायोजन समावेशन से बहुत प्रश्न बनते हैं आपके हर साल। हर पेपर में, कोई भी सीटेट का पेपर उठा के देखो, 2 प्रश्न आपको इससे समायोजन और समावेशन से मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूं, आप अभी पिछले साल वाला पेपर उठा के देखो, उसमें 2 सवाल आपके इसी से मिलेंगे, समायोजन क्या होता है, समावेशन क्या होता है। हिंदी पेडागोजी में बहुत आता है ये समावेशन और समायोजन क्या होता है। तो इसका मीनिंग समझाता हूं आपको बिना किताबी भाषा के, आम शब्दों में, है ना, दैनिक जीवन की भाषा में। देखो, जो अनुकूलन है आपका, जिसको हम एडेप्टेशन कह रहे हैं, इसका मतलब होता है नए ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अब पूरा का पूरा सिद्धांत यही तो है कि हम बच्चे को नई चीज सिखाएंगे। और आपकी जो कह रहे हैं हम क्लासरूम में जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो हम टीचर का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे को नया ज्ञान सिखाएंगे। लेकिन एक बात फैक्ट है कि जो भी बच्चा नया ज्ञान सीखता है हमेशा पिछले ज्ञान को यूज करके सीखता है। अगर वो पैदा हुआ है ना आज ही, तो आप कहेंगे पैदा होने वाले बच्चे के पास पूर्व ज्ञान कहाँ है। जो वो आनुवांशिक क्षमता लेके पैदा हुआ है ना, वही उसका पूर्व ज्ञान है। उसके अंदर दिमाग तो है ना। और हमारी ये एनसीएफ में भी ये बात लिखी गई है कि बच्चा सीखने की क्षमताएं लेके पैदा होता है, सीखता बाद में है, लेकिन सीखने की क्षमता लेके पैदा होता है ना। तो ये हम कह रहे थे कि अनुकूलन का मतलब होता है नए ज्ञान को सीख लेना। क्या कह रहे हैं, नए ज्ञान को सीख लेना। अब सीख लेने का एक और मतलब निकलता है कि इस काम को आप सीख चुके हैं, यानी जब आप किसी काम को कंप्लीटली सीख चुके होते हैं उसको हम कहते हैं अनुकूलन या अडेप्टेशन। कि भाई जैसे बच्चे ने दाल चावल मिला के खाना सीख लिया, तो हम कहेंगे कि बच्चे ने दाल और चावल मिलाकर के खाने के काम को अनुकूलन कर लिया है। क्या कर लिया है, अनुकूलन कर लिया है। जब वो सीख चुका, फाइनल स्टेज, आपने सीटेट पास कर लिया तो हम क्या कहेंगे, आपने सीटेट को अपने ज्ञान में अनुकूलन कर लिया। लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी अनुकूलन नहीं हुआ है, अभी क्या चल रहा है, अभी समावेशन और समायोजन चल रहा है। यानी ये तो है मंजिल आपकी, ये जो अनुकूलन है ये है मंजिल, और ये दोनों है रास्ते, यानी कि प्रक्रिया। ये दोनों
प्रक्रिया है कहाँ तक पहुंचने की, अनुकूलन तक पहुंचने की। अब देखो दो तरीके से आप अनुकूलन तक पहुंचते हैं, यानी दो तरीके से आप नए ज्ञान को प्राप्त करेंगे। एक तरीका है कि सिंपल आपने पिछले ज्ञान का इस्तेमाल किया और नए ज्ञान को सीख लिया। जैसे आपको साइकिल चलानी आती थी, अब आप बाइक चलाना सीखेंगे तो साइकिल चलाने का जो हुनर था वो काम आएगा आपका। आपको कम से कम हैंडल पकड़ना तो आता होगा, गद्दी पे बैठना तो आता होगा, स्टीयरिंग मोड़ना तो आता होगा। तो ये आपका नए ज्ञान में काम आ रहा है। तो जब हम पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके फिर नए ज्ञान को सीख लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो कह दिया समावेशन। लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब पिछला ज्ञान काम नहीं आता। ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं कि पिछला ज्ञान काम नहीं आता, नए ज्ञान को अलग से सीखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी आती है, अब आप कहाँ गए, आप चले गए भाई साहब चाइना। अब चाइना में किसी को भी हिंदी नहीं आती, चाइना में किसी को हिंदी भी नहीं आती और आपको चाइनीज नहीं आती, तो आपको कोई सिखा सकता है, नहीं सिखा सकता, यानी आपका पिछला ज्ञान किसी काम का नहीं रहा। अब आप जो चाइनीज सीखेंगे वो इंडिविजुअल सेपरेटली अलग होकर के सीखेंगे, हिंदी का कोई रोल नहीं रहा उसमें, आपके पिछले ज्ञान का कोई रोल नहीं है, आप उसको अलग से ही सीख रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है ना। तो जब हम पिछले ज्ञान में पूर्व ज्ञान में बदलाव कर देते हैं, पूर्व ज्ञान में बदलाव करके फिर नए ज्ञान को सीखते हैं तो इसको हम कह देते हैं समायोजन यानी अकोमोडेशन, और इसको कह रहे हैं एसिमिलेशन। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं पूर्व ज्ञान वाला। पूर्व ज्ञान में बदलाव देखो, जब हम छोटे थे ना, हम अपनी नानी के घर जाते थे, या आप सब लोग भी जाते होंगे, तो और पहले घर की छत पे सोते थे सब लोग, तो हम भी अपने घर की छत पे सोते थे। तो जब रात को शाम के टाइम हम छत पे लेट जाते थे ना, तो ऊपर से पक्षी जो है वो पहाड़ की तरफ जाते हैं खाना खाने के लिए। आप सबने देखा होगा, शायद आपने अभी नोटिस नहीं किया, बचपन में जरूर किया होगा। तो छत पे लेटो कभी, शाम के टाइम आपको पक्षी आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। तो मम्मी ने बच्चे को सिखाया कि देखो, जिनके पर होते हैं और जो उड़ सकते हैं उनको पक्षी कहते हैं, जो उड़ सकते हैं और जिनके पंख होते हैं उनको पक्षी कहते हैं। अब ये बात बच्चे ने सीख ली, ये हो गया उसका ज्ञान, पूर्व ज्ञान। अब एक दिन अचानक से क्या हुआ, चमगादड़ उड़ के जा रही थी आसमान में बहुत सारी, तो बच्चा बोला मम्मी पक्षी। तो मम्मी ने देखा और मम्मी बोली बेटा ये पक्षी नहीं है। अब बच्चे की बुद्धि खराब, यार इतने सालों से मुझे यही सिखा रही हो कि जो उड़ सकता है और जिसके पंख होते हैं वो पक्षी है, तो ये पक्षी हुआ ना। मम्मी बोली नहीं बेटा ये पक्षी नहीं है। अरे मम्मी यार तुम मेरा दिमाग क्यों खा रही हो, जब तुमने यही सिखाया इतने सालों से तो क्यों सिखाया। तो मम्मी बोली कि ये स्तनधारी है। क्यों है स्तनधारी, क्योंकि ये अंडे नहीं देता, ये बच्चे देता है, और ये चमगादड़ स्तनधारी है। तो अब क्या हुआ, आपका पिछला ज्ञान किसी काम का नहीं रहा, काम का तो है मतलब नए ज्ञान में काम नहीं आ रहा, तो पिछले ज्ञान में बदलाव करना पड़ गया नए ज्ञान को सीखने के लिए, तो इसको हम कहेंगे समायोजन। अब बात बताओ मुझे, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं नहीं? यस लिख दो एक बार कमेंट में अगर आ गए हैं तो। थ्योरी ही है क्या? नहीं नहीं, थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे, लेकिन पहले टॉपिक खत्म करेंगे फिर क्वेश्चन, फिर टॉपिक खत्म करेंगे फिर क्वेश्चन। हर एक टॉपिक की पहले थ्योरी फिर उसके क्वेश्चन, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन। तो ये तरीका हमारे लिए सबसे बेस्ट चलेगा आई थिंक, है ना? आप लोग भी बता दो कि यही तरीका आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। चलो जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक? सर आपके ट्रिक ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जी, थैंक यू। चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्कीमा और स्कीम्स। तो स्कीमा और स्कीम्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग आपको बताता हूं। स्कीमा आम भाषा में अगर हम इसको कहें, बिल्कुल घर की भाषा में, तो जो आपके दिमाग में विचार आते हैं जिसको हम कहते हैं मानसिक विचार। भाई बहुत हल्ला हो गया है, शायद आपको माइक में आ रहा होगा, पता नहीं। बाहर क्या है ना, कांवड़ निकल रहे हैं, तो उन्होंने वो बड़ा वाला जो ट्रक वाला स्पीकर होता है ना वो बजा रखा है। मेरा ये पूरा फ्लैट भी हिल रहा है धीरे धीरे, तो अगर माइक में आपको आवाज नॉइस आ रही होगी तो 5 मिनट के लिए बर्दाश्त कर लेना, वो बस निकल ही रहे हैं जाके। देखिए, तो स्कीमा क्या हो गया, मानसिक विचार हो गया, यानी आपके दिमाग में आने वाला कोई भी विचार। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि ये विचार ऐसा होना चाहिए जिसको आप दैनिक जीवन में यूज कर सकें, यानी इसका सामान्यीकरण हो सके। क्या हो सके? सामान्यीकरण, जिसको जनरलाइजेशन कहते हैं, आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो सके। अब आप कहेंगे इसमें फर्क कैसे करेंगे? फर्क आराम से हो सकता है। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो क्या मैं खा सकता हूँ या नहीं? 100% बाहर जाऊंगा अभी खरीदूंगा आइसक्रीम, खा सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि सुबह को जिम जाना है, तो क्या मैं जिम नहीं जा सकता? जा सकता हूँ, बिल्कुल 100%। लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ऐश्वर्या से मेरी शादी हो जाए, हालांकि हो भी सकता है, लेकिन
नहीं कर, वो बहुत काल्पनिक टाइप का हो गया। अब इससे भी ज्यादा काल्पनिक क्या होगा, इससे भी ज्यादा काल्पनिक ये होगा कि मैं एक दिन हवाई जहाज से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाऊंगा और फिर नीचे जमीन पे नहीं आऊंगा, उड़ते उड़ते सूरज के पास चला जाऊंगा। ये जो विचार आया है, ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तो जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता वो मानसिक विचार नहीं है, वो स्कीमा नहीं है। और जो रियल लाइफ में हो सकता है वो आपका स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, तो चाहे वो विचार फिर कुछ भी हो, पंखा चलाना हो, या फिर आपके मन में आया कि चलो समोसे खाते हैं, या आपके मन में आया कि चलो शबनम से मिल के आते हैं, और कोई भी मतलब विचार आया। अब ये शबनम नाम नोट मत कर लेना, क्योंकि मेरे मुंह पर रैंडमली आ जाते हैं। तुमने नेहा पकड़ लिया था सेमिनार में, आज तक चल रहा है वो, तो इसको मत पकड़ लेना, ऐसे ही आ जाते हैं ये फिल्मों में देख देख के। तो मानसिक विचार का मतलब तो समझ में आ गया आपको, स्कीमा का मतलब समझ में आ गया। अब स्कीम्स क्या है, देखो स्कीम्स का मतलब होता है विचारों का समूह। क्या होता है, विचारों का समूह। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। अब आप कहेंगे इसमें क्या शर्त है, इसमें शर्त यह है कि जितने भी विचार हो इस समूह में वो सब के सब एक काम से संबंधित होने चाहिए। ये जितने भी विचार होंगे ये सब के सब एक ही कार्य से संबंधित होने चाहिए। क्या कहा, एक ही कार्य से संबंधित होने चाहिए। अब इसका मतलब समझो, देखो मेरे दिमाग में विचार आए बहुत सारे। जैसे मैं सुबह सुबह भी उठा और सुबह सुबह मुझे स्कूल जाना है, या कॉलेज जाना है, या जॉब पे जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाना है, तो मैं उठूंगा, सबसे पहले मुंह धोऊंगा, या फिर मैं बाथरूम जाऊंगा, फिर ब्रश करूंगा, फिर जो है नहाऊंगा, बाल कंघी करूंगा, फिर कपड़े बदलूंगा, फिर जो है बैग पैक करूंगा अपना, फिर मैं नाश्ता करूंगा, और फिर अपना जूते पहनूंगा, फिर अपना जो भी झोला उठा के और निकल पड़ेंगे स्कूल के लिए। तो ये जो जितने भी काम हुए हैं, 7 8 10 जितनी भी चीजें थी, ये सब एक ही काम से रिलेटेड थे। ये जितने भी विचार थे ये सब एक ही काम से रिलेटेड थे कि स्कूल जाना है। तो ये स्कीम्स कहलाएगी। लेकिन कई बार रैंडमली अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आए हैं लेकिन अलग अलग, जैसे एक विचार आया मुझे समोसा खाना है, दूसरा विचार आया अरे यार जिम गया नहीं आज मैं परसों, एक और विचार आया आपका कि भाई शबनम तो वहां सड़क पे खड़ी होगी है ना, उससे मैं मिलने ही नहीं गया आज। या कोई एक नया विचार आया कि यार ऐश्वर्या ने सलमान को क्यों छोड़ा, पता नहीं, समझ नहीं आता। उसने तो छोड़ा छोड़ा लेकिन कटरीना ने क्यों छोड़ा ये बात समझ नहीं आ रही है ना। और उसके अलावा जो है दूसरा विचार आया कि मोदी जी क्या कर रहे होंगे इस समय पे, कुछ किसी के साथ मीटिंग कर रहे होंगे या गोलगप्पे खा रहे होंगे। तो ये सारे विचार अलग अलग दुनिया के हैं, मतलब इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो ये मानसिक विचार तो हो सकते हैं लेकिन स्कीम्स नहीं हो सकते। स्कीम्स तभी होंगे जब सारे के सारे विचार एक ही काम से रिलेटेड आपके दिमाग में आए। तो स्कीमा और स्कीम्स में मुझे लगता है अंतर भी समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी। तो एक बार यस बोल दो कमेंट में अगर मजा आ रहा है तो। भाई बोलो, मेरी मेहनत लगती है यार बहुत, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए, और मैं हंसी मजाक करके भी, ताकि आपका मूड भी अच्छा रहे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती रहे। तो कमेंट जरूर करो एक बार जल्दी से। और 4,000 लाइक मेरे ख्याल से होने ही वाले हैं, हो ही गए, 10 लाइक बचे हैं 4,000 लाइक होने में। तो जल्दी से कौन करेगा 4,000 वाला लाइक, जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब लोग, जल्दी दबाओ फटाफट से। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ भी 2 3 कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले हम स्टेजेस पे आते हैं। जो जीन प्याजे के सिद्धांत में जो अवस्थाएं हैं, ये ही मेन इंपोर्टेंट अवस्थाएं हैं। इंपोर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन अवस्थाओं से ज्यादा सवाल आता है ना। तो आपको अवस्थाओं के नाम भी याद रखने हैं, अवस्थाओं की उम्र भी याद रखनी है, और फिर उन अवस्थाओं में क्या क्या गुण होते हैं ये याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं उनके नाम याद कर लेते हैं। देखो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसको कह रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो है जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलती है, ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलती है। फिर आता है आपका दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी 2 साल से लेके 7 साल तक का बच्चा जो है वो इस अवस्था में रहेगा, दूसरी अवस्था में। एज जरूर याद करनी है आपको, अगर उम्र याद नहीं रही तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको कॉन्सेप्ट याद करने में भी दिक्कत आएगी। तो पहले उम्र याद कर लो। तीसरी अवस्था जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये 7 साल से 11 साल तक की उम्र का बच्चा इसमें रहेगा। फिर आती है चौथे नंबर की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 साल से लेके
और इससे ऊपर की अवस्थाओं में रहेगी। इसको कई बार किताबों में लिखा होता है कि 11 से 15 साल, कोई कहता है 11 से 18 साल, कोई कहता है 11 से ऊपर की सारी अवस्थाएं इसी में आ जाएंगी। तो 11 से 18 आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन इस वाली अवस्था का एक और नाम है और वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है भाई? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। अब ये दोनों एक ही अवस्था है, इनके बस नाम दो प्रकार से आ जाते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को कहेंगे, चौथी अवस्था को, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को कहेंगे, चौथी अवस्था को, ठीक है भाई। अच्छा, एक वर्ड और मैं आपको बताना भूल गया, मुझे दो नाम से याद आया अभी अभी। जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है ना, ये समावेशन, तो समावेशन का एक और नाम होता है आत्मसातकरण। तो ये भी लिख लो आप, कभी एग्जाम में आत्मसातकरण आ जाए और आप जो है इसको कहें कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो समावेशन का मतलब ही आत्मसातकरण होता है। ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम है, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। तो ये तो आपको स्टेजेस के नाम पता चल गए। अब हम बात करेंगे कौन सी स्टेज में क्या गुण होते हैं। तो देखो यहाँ पहली अवस्था आपको दिख रही है और यहाँ बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको। देखो ये भी खेलेगा, ये देखो, ये तो खाने के लिए मुंह फैला रही है। देखो बच्चे क्या होते हैं ना, छोटे बच्चे जो जन्म से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, वो खाने पीने के पीछे ही भागते हैं। वो अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, बस इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। देखिए, जो ये अवस्था है पहली अवस्था, इसके गुण क्या क्या हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। संवेदीगामक अवस्था इसको कहेंगे। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, संवेदनाएं, यानी कि इंद्रियां। संवेदनाओं को क्या कहेंगे? इंद्रियां कहेंगे। और इंद्रियां क्या होती हैं आपकी? जो सेंस है, जैसे कि देखना, बोलना, बोलना नहीं, टेस्ट करना होता है। जीभ आपकी, आपकी जीभ, आपकी आंखें, आपके कान, है ना, तो ये इंद्रियां हैं। और आपका टच भी होता है, फिंगर्स से जो टच करते हैं आप, ये भी आपके संवेदना होता है। तो आपकी संवेदनाओं से बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है इस उम्र में, जब जन्म से लेकर 2 साल तक, क्योंकि उसके पास अभी दिमाग परिपक्व नहीं हुआ है, ना तर्क करना आता है, ना उसको सोचना आया है, ना उसको कल्पना करना आया है। तो कैसे सीखेगा? या तो देख के सीखेगा, या चीजों को छू के सीखेगा। इसी तरह से बच्चा सीखता है। तो ये इसीलिए हम इस स्टेज का नाम क्या रख रहे हैं? संवेदी अवस्था, क्योंकि बच्चा संवेदों से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, संवेदनाओं से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसके अलावा एक्टिविटी से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो हमने उसको गामक कह दिया। तो दो ही तरीके से बच्चे में ज्ञान प्राप्त होता है इस अवस्था में, या तो बच्चा इंद्रियों से करेगा या फिर उस काम को करके करेगा, है ना। अब इस अवस्था के अंदर और क्या क्या गुण होते हैं उसकी बात करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुण याद रखने पड़ेंगे आपको। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद रखने हैं। पहला गुण है वस्तु स्थायित्व का गुण। इस गुण का दूसरा नाम इंग्लिश में है ऑब्जेक्ट प्रेजेंस, यानी किसी वस्तु के प्रेजेंट होने का अनुभव होना, किसी वस्तु की स्थिति का ज्ञान होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब छोटा बच्चा होता है ना, जैसे 2-3 महीने का बच्चा है, अभी पैदा ही हुआ है, 2-3-4-5 महीने का बच्चा है, तो उसके सामने कोई वस्तु, उसका कोई खिलौना रखा है, तो उसके लिए वो उससे खेलता रहेगा, उसको उठाएगा, फेंकेगा, सब चीज करेगा। लेकिन जैसे ही उसके सामने से उठा के आप उसको कहीं और रख दोगे उस खिलौने को, तो उस बच्चे के लिए वो खिलौना अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब है ही नहीं वो। यानी उसके लिए उसका अस्तित्व तब तक है जब तक उसके सामने है। यहां तक कि बच्चे के पापा उसके सामने हैं, तो पापा हैं दुनिया में, पापा घर से बाहर चले गए, कौन पापा हमें नहीं पता, पापा थे भी या नहीं थे, क्योंकि बच्चे को याद ही नहीं रहता। बच्चे की मेमोरी उतनी है ही नहीं, बच्चे की मेमोरी है ही नहीं उतनी। छोटा सा बच्चा है 2-3 महीने का, तो उसको याद नहीं रहती वो चीजें। तो इसको हम कहते हैं कि अभी वस्तु स्थायित्व नहीं आया बच्चे में। लेकिन जब बच्चा 1.5 साल के आसपास हो जाता है, 1 साल से 1.5 साल के ऊपर होने लगता है, वैसे डेवलप होना स्टार्ट हो गया, तो जब बच्चा 16-17 महीने का हो जाता है, तब उसके अंदर इतनी क्वालिटी आ जाती है कि अगर उसका खिलौना उसके सामने से उठा के आप कहीं और रख देंगे, तो वो या तो रोने लगेगा, या उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, कभी अपनी मम्मी से पूछेगा, कभी बेड के नीचे देखेगा, कभी अलमारी में जाके देखेगा, कपड़े उठा के देखेगा। तो सब जगह पे देखेगा वो उसको। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो खिलौना मेरे सामने से छुपा दिया गया है, लेकिन इस दुनिया में कहीं ना कहीं है, मतलब घर में कहीं रख दिया होगा किसी ने। तो इस गुण को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण, जब बच्चे को किसी भी वस्तु के होने का आभास या उसके होने का यकीन आने लग जाता है। तो ये कब आएगा, किस उम्र में आएगा? तो ये मैंने आपको बता दिया, 16 से 18 महीने में आने लगता है ये, ठीक है। तो अब पहली अवस्था 24 महीने तक की है, तो इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व आ जाएगा। नंबर 2 गुण क्या है इसका? अनुकरण। अनुकरण कहते हैं हम नकल करने को, व्यवहार की नकल करने को।
इंग्लिश में इमिटेशन, यानी कि बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन या दूसरों को देख करके उनके व्यवहार की नकल करता है। अगर मम्मी जो है वो लिपस्टिक लगाती है तो बच्चा भी क्या करता है, अलमारी से लिपस्टिक उठा के अपने मुंह पे लगा लेता है ना। अगर बाप जो है दाढ़ी बनाता है ऐसे ब्रश लगा लगा के, है ना, तो बच्चे भी क्या करते हैं, साबुन उठा के अपने फेस पे साबुन लगा लेते हैं कि मैं भी दाढ़ी बनाऊंगा, है ना। तो क्या है, बच्चे ना नकल करते हैं। उसी प्रकार से बच्चे भाषा का अनुकरण करते हैं, है ना, जिसको हम भाषा अर्जन कहते हैं। तो अर्जन अनुकरण से होता है। तो जब बड़े बात करते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो बच्चे उनके शब्दों को सुनते हैं और फिर उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बच्चे को बोलना आता है। तो अनुकरण आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी लगाई हुई है, अगर आप इसको देखेंगे, देखो इस वीडियो को देखो। यहाँ पे जो है ये बच्चा अपने बाप की तरह ही खड़ा होगा, जाके देखो ये गया और इसने पैर क्रॉस करके वैसे ही खड़ा हो गया। तो ये अनुकरण होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रतिवर्त क्रियाएं। ये गुण होता है एक। प्रतिवर्त क्रियाएं कौन सी होती हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शंस कहते हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें इच्छा नहीं होती, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे पल के झपकना। तो पल के झपकना क्या हो जाता है, पल के झपकना ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, हम कर नहीं रहे हैं, ये सुबह से शाम तक होती रहती है अपने आप ही। जैसे अगर किसी खाने की चीज की हम बात करें कि भाई अभी जो है एक नींबू निचोड़ दिया जाए आपकी जबान पे ऐसे मुंह खोल के, या फिर जो कच्चा आम होता है ना, उस कच्चे आम को काट के बढ़िया से धो के और फिर उस पर नमक मिर्च और चटनी लगा के फिर आप खाएंगे, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, सुन के ही आ गया होगा। यस और नो बताओ कमेंट करके, हुआ ऐसा? तो मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो ये लार आना ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं क्या है, बड़ों में तो कम होती हैं, बचपन में ज्यादा होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हद से ज्यादा होती हैं, सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। बच्चे का हाथ टच करोगे, बच्चा उंगली बंद कर लेगा, ऐसे मुट्ठी बंद कर लेता है। तो ये क्या है, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आप छोटे बच्चे को ना, 4-5 महीने के बच्चे को ऐसे पकड़ के और जमीन पे पैर लगाने की कोशिश करो, वो पैर को ऐसे ऊपर खींच लेता है, पैर टच ही नहीं होने देता। घास पे भी कभी लगाओ उसके जमीन पे, तो छोटा बच्चा पैर ऊपर कर लेता है, क्योंकि पैर में क्या है, सेंस होता है उसके। तो वो अजीब लगता है बच्चे को, है ना। जैसे हमारे पैर में गुदगुदी लगती है, वैसे ही उसको ज्यादा होता है अनिच्छिक क्रियाएं, तो इसलिए वो पैर नहीं रखता। फिर धीरे धीरे वो अनिच्छिक क्रियाएं कम होती हैं, फिर बच्चा पैर रखना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये प्रतिवर्त क्रियाएं कुछ ज्यादा होती हैं बच्चे में। फिर ये कह रहे हैं हाथ और आंखों से ज्ञान प्राप्ति करेगा, क्योंकि बच्चा इंद्रियों से ज्ञान प्राप्ति कर रहा है, क्योंकि अभी क्या है उसके अंदर नहीं आया, क्या नहीं आया, अमूर्त चिंतन, या बच्चे में तर्क करने की क्षमता नहीं आई है। तो बच्चा देख करके छू करके ही ज्ञान को प्राप्त करेगा। जैसे एक गर्म बर्तन होता है, पतीला, कुकर, कभी खाना बना के आपने रखा है, आप बच्चे से कहेंगे इसको छूना नहीं है, बच्चा कभी नहीं मानेगा। लेकिन आप अगर उसको छोड़ दो और बच्चे ने कभी हाथ लगा दिया गर्म चीज पे, अब बच्चे को याद हो जाएगा, अब बच्चा उसके आसपास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये गर्म चीज है। अगर पतीला फिर पानी में भी रखा है ना, तो बच्चा फिर भी उसके पास नहीं जाएगा, उसको लगेगा ये खतरनाक चीज है। तो वो छू करके देख करके चीजों को सीखता है। फिर आता है आपका मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण का क्या मतलब होता है, देखो मानसिक चित्रण का मतलब होता है किसी भी वस्तु की बनावट के आधार पर उसकी पहचान करना, उसके बनावट के आधार पर। जैसे रोटी होती है, तो रोटी गोल गोल होती है ऐसे, है ना। अब बच्चे ने रोटी खाई और फिर उसको अगर रोटी के जैसा ही किसी बाल्टी का ढक्कन या किसी डब्बे का ढक्कन उसको दिखेगा, तो वो उसको उठा के मुंह में ले लेगा। क्यों? उसको लगता है ये भी तो सेम ही दिख रहा है, रोटी होगी ये भी, है ना। जैसे बिस्किट आप बच्चे को खिलाते हैं, बिस्किट छोटे से होते हैं, तो बिस्किट बच्चे ने खाया, अब बच्चे को किसी बोतल का ढक्कन पड़ा हुआ मिलेगा ना, उस बोतल के ढक्कन को उठा के बच्चा मुंह में ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये भी सेम ही चीज है। बच्चे को गुण नहीं पता, विशेषताएं नहीं पता, सिर्फ क्या पता है, आकृति पता है, उसकी बनावट पता है। तो बच्चा चीजों को उनकी बनावट के आधार पे ही चित्रण बनाता है, दिमाग में उसके चित्र बनाता है और उसी से पहचान करता है। तो इसको हम कहते हैं मानसिक चित्रण, ठीक है। फिर खिलौने तोड़ना तो आम बात है, इस अवस्था में बच्चा खिलौने से खेलेगा, फेंकेगा, तोड़ेगा, है ना। तो ये अवस्था, ये पहली अवस्था के गुण हो गए। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना दी आप लोगों के लिए। और ट्रिक क्या है भाई साहब, ट्रिक ये लो, देखो ट्रिक ये है कि अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए, है ना। तो ये अनु और करण जो है भाई बहन है। अनु और करण जो है अपनी सहेली प्रीति के घर गए और वहां जाके प्रीति के खिलौने जो थे उनसे खेलने लग गए, दिन भर खेला, फिर शाम को उन्होंने उठा के अलमारी में रखे, लेकिन गलती से कुछ खिलौने जमीन पे गिर गए, टूट गए। अब इस लाइन को याद कर लो, अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। अब देखो इसमें सारी विशेषताएं शामिल हो जाएंगी। अनु और करण से क्या हो जाएगा, अनुकरण। प्रीति से क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं। वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व।
चित्रित से मन से चित्रित, तो मन से चित्रित का मतलब मानसिक चित्रण, है ना। उसके बाद खिलौनों से, यानी कि खिलौनों की अवस्था है, खिलौने तोड़ना। हाथों का मतलब क्या हो गया, इंद्रियां, यानी इंद्रियों से सीखता है। तो देखो ये लाइन आपको याद रखनी है और आपको सारे गुण याद रह जाएंगे कि पहली अवस्था में कौन कौन से गुण थे। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, सभी प्रश्न आपके सही जाएंगे। और मैं ऐसी आपको सारी ही ट्रिक्स बता के चलूंगा, हर एक स्टेजेस की, हर एक वर्ड की, हर एक कॉन्सेप्ट की, सब ट्रिक्स टैगवर्ड पूरे आज की क्लास में इतनी जबरदस्त चीजें होने वाली है कि मजा ही आएगा। बस धैर्य रख के पढ़ते चले जाओ, मजा आएगा आज की क्लास में। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? एक बार कमेंट में यस लिखेंगे। जी फटाफट लिखते रहेंगे। और हमारे 5,000 लाइक भी होने वाले हैं, तो जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे। जल्दी बताओ कौन करेगा 5,000 वाला लाइक? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब लोग। अब आता है हमारा सेकंड स्टेज, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके भी गुण को कैसे याद रखेंगे आप? इसके गुणों को याद रखने की ट्रिक भी है, लेकिन पहले गुणों का मतलब समझ लो। पहला गुण है सूचकता। सूचकता का मतलब होता है मूर्त वस्तु का अमूर्त वस्तु से कनेक्शन जोड़ना। यानी जो वास्तविक वस्तु है उसके साथ अमूर्त चीज सिखाएंगे तो बच्चा, जैसे मैं शब्द सिखाना चाहता हूं बच्चे को, आप एक टीचर हैं या पेरेंट है, आप बच्चे को कोई शब्द बताना चाहते हैं, पंखा क्या होता है बताओ। बच्चे को नहीं पता पंखा का मतलब क्या है। आप कहेंगे देखो ये चीज जो है ये पंखा होती है, तो बच्चे ने वो चीज देखी और फिर बच्चे ने आपका शब्द सुना पंखा। अच्छा पंखा, हाँ हाँ पंखा ऐसी चीज होती है, ठीक है। फिर कल आप बच्चे को कहेंगे जाओ पंखा चालू कर दो, तो बच्चा जाएगा, याद करेगा, हाँ इस चीज को बोला था, तो वो चालू कर लेगा। तो बच्चे को आप फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे से कहते हैं जाओ बेटा पेन लेके आओ कमरे से, उसको पता ही नहीं पेन का मतलब क्या है। पेन शब्द तो अमूर्त होते हैं ना, कोई सा भी शब्द हो जो जबान से आपके शब्द निकल रहा है वो अमूर्त है, जब तक उसका इमेज दिमाग में ना आ जाए। तो बच्चे को नहीं पता पेन क्या है, लेकिन आप कहेंगे लो बेटा ये पेन है, इसको वहां रख दो, तो बच्चा पकड़ेगा, अच्छा ये चीज पेन होती है, ठीक जी रख दिया। अगले दिन फिर लो बेटा पेन जो है वो रजिस्टर पर रख के आओ, बच्चा देखेगा पेन ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगले दिन आप उससे बोलेंगे कि जाओ बेटा पेन लेके आओ कमरे से, तो उसको याद आएगा पेन, ओहो ऐसा था पेन, हाँ जाएगा लेके आएगा। यानी कि जब आप कोई भी अमूर्त चीज सिखाना चाह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज सिखाना चाह रहे हैं, तो साथ में या तो उसकी वस्तु दिखाओ, या फिर वस्तु अगर अवेलेबल नहीं होती तो चित्र दिखाओ उसका, है ना। इसीलिए किताबों में चित्र बहुत होते हैं, छोटे बच्चों की किताबों में चित्र ज्यादा होते हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया सूचकता। केंद्रीयता क्या होता है? केंद्रीयता को हम आत्म केंद्रीयता भी कहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं इसको, है ना। तो आत्म केंद्रीयता क्या होती है कि बच्चा जो इस स्टेज में है, 2 से 7 साल का बच्चा, वो केवल अपने में ही खोया रहता है, यानी उसका चिंतन अभी उतना ज्यादा नहीं है कि वो बाकी लोगों के बारे में भी सोचे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और चीजों को, दुनिया में चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उसको लगता है मेरे हिसाब से चल रही हैं, वो उसका चिंतन यहीं पे अटका रहता है। उसको अपना दृष्टिकोण समझ में आता है, दूसरों का दृष्टिकोण समझ में नहीं आता है। वो कहेगा कि मेरी गुड़िया जो है वो खाना खाती है, और आप कहेंगे नहीं खा सकती वो, तो वो कहेगा खाती है मुझे पता है, आप भाड़ में जाओ। बच्चा सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को समझना चाहता है, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता, इसको हम कहते हैं आत्म केंद्रीयता। फिर आता है आपका जीववाद। जीववाद का मतलब ये होता है कि बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव समझ लेता है उनकी गति के कारण। जो जिन चीजों में गति है, जैसे पंखा घूमता है तो बच्चा कहेगा पंखा जिंदा है। कार सड़क पे भागती है, बच्चा कहेगा चल तो रही है, इसका मतलब इसके अंदर भी जीवन है। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, बच्चा कहेगा ये उड़ तो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी जीवन है। पतंग उड़ती है, बच्चा कहेगा पतंग भी जीवित है, तभी तो उड़ रही है ना। तो वो निर्जीव चीजों को सजीव समझ लेता है, इसी कॉन्सेप्ट को जीववाद कहा जाता है। फिर आता है विचारों की अनुत्क्रमण्यता, यानी कि अजीब अजीब प्रकार के विचार आते हैं, नए नए क्रिएटिव विचार आते हैं बच्चे में, लेकिन स्थायी विचार नहीं होते, है ना। तो इसको विचारों की अनुत्क्रमण्यता कहेंगे। फिर आता है प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल का मतलब यह है कि बच्चा सिंबल्स का इस्तेमाल करके खेल खेलता है, किसी भी चीज के लिए वो एक सिंबल बना लेगा। जैसे अभी अगर बच्चा सोचेगा कि भाई मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाऊंगा तुम सबको, तो वो अपने गुड्डे गुड़िया को रख लेगा सामने और कहेगा ये रामू है, ये श्यामू है, ये राधा है, ये प्रीति है, इसको पढ़ाऊंगा मैं। और वो कुर्सी को भी रखेगा। फिर उनके घर में कोई बाल्टी रखी होगी, बाल्टी भी रख लेगा, बाल्टी को बोलेगा ये सीमा है, चलो सीमा तुम आंसर बताओ। तो वो प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है, सिंबल्स का इस्तेमाल करके वो चीजें खेलता है ना। आपने देखा होगा घर के सारे बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं बच्चे, कई बार किचन के बर्तन ले जाके
और अपना उसमें रख के खेलने लगते हैं, तो वो प्रतीकों का इस्तेमाल करके खेल को खेलते हैं। अब ये गुण याद कैसे रखोगे आप, इसकी ट्रिक मैंने बना दी है, ये रही ट्रिक आपके सामने। प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि प्रतीक जो है आत्मा से प्यार करता है, तो वो कह रहा है कि तुम मेरे जीवन का केंद्र हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। बस याद कर लो, प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। प्रतीक से क्या हो गया, प्रतीकात्मक खेल, ये हो गया, ठीक है। आत्मा से क्या हो गया, आत्म केंद्रिता हो गया। सूचक, सूचना से क्या हो गया, सूचना से सूचकता हो गया, ठीक है। जीवन से हो गया आपका जीववाद, और केंद्र से हो गया आपका केंद्रीयता, यानी आत्म केंद्रीयता। तो विचारों की उत्कर्मण्यता, ये ऐसे याद रख लेना अपने दिमाग से, एक तो याद रख लियोगे, तो इसको याद कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। सेकंड स्टेज भी तैयार हो गई, फर्स्ट स्टेज भी हो गई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हो गए। अब तक आपके कम से कम 5 नंबर 6 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। अभी आगे हर मिनट आपका एक एक नंबर पक्का होता जाएगा, बस आप धैर्यपूर्वक मजे के साथ सीखते जाओ। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना है, ये मैंने आपसे कल प्रॉमिस लिया था। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। आपको सभी को ये वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगानी है, हर किसी को, ये आपने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसका लिंक जल्दी से शेयर करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएंगे सबके सब। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड स्टेज पे चलें, ओके जी चलते हैं। और 5,000 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है भाई 4,400, कितने होते हैं ये, 400, 4,999 हो गए हैं। 5,000 में एक लाइक बचा है, तो बताओ कौन करेगा 5,000 वाला लाइक, कौन है वो लक्की पर्सन, जल्दी कमेंट को नीचे करके कर दो। आते हैं तीसरी स्टेज पे, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहा गया, क्योंकि मूर्त चीजों के बारे में बच्चा चिंतन कर सकता है। जो चीजें सामने रखी है उनके बारे में तो बच्चा सवाल सॉल्व कर पाता है, लेकिन जो चीज सामने नहीं है उनके बारे में नहीं सोच पाता बच्चा। तो इसको समझते हैं कैसे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैंने बच्चे के सामने 3 4 पेंसिल रखी और मैंने बोला सबसे बड़ी पेंसिल कौन सी है उठा के दो, तो बच्चा देखेगा, कहेगा ये वाली सबसे बड़ी है, लो जी। या बच्चे से मैंने कहा कि एक तरफ मैंने 5 टॉफी रख दी, एक तरफ 4 टॉफी रख दी, फिर मैंने बच्चे से पूछा बताओ टोटल कितनी हो जाएंगी अगर इनको जोड़े हैं, बच्चा गिनेगा 5 6 7 8 9, 9 हो गई, लो दे दिया जवाब। लेकिन अगर मैं बच्चे से मौखिक रूप से पूछूं, बेटा बताओ सीमा के पास 10 टॉफी थी, राहुल के पास 4 थी, और राहुल ने जो है एक जो है अनीता को दे दी, अब बताओ इन दोनों के पास टोटल कितनी टॉफी बची, गुल, नहीं बता पाएगा बच्चा। क्यों, क्योंकि वो दिमाग में विचारों को संक्रियात्मक नहीं कर पाता, अभी अभी अमूर्त चिंतन नहीं आया है, केवल मूर्त आया है, यानी कि जो चीज सामने है कंक्रीट है उसके बारे में बता सकता है, जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में नहीं बता सकता। तो ये इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। अब क्या क्या गुण है इसके, देखो सबसे पहला गुण तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या गुण है सबसे पहला, मूर्त चिंतन, यानी कि बच्चा सामने रखी हुई चीजों के बारे में सोच पा रहा है। दूसरा गुण है तार्किकता, इस अवस्था में आने के बाद बच्चा तर्क लगाने लगता है, लॉजिक जिसको हम कहते हैं किसी भी काम के पीछे का कारण जानना, तो लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। तो अब बच्चा लॉजिक के हिसाब से कारण जानने लगता है, गुणा भाग करने लगेगा। अगर जो है कोई गीला हो गया कपड़ा तो उसको पता होता है इसके पीछे का कारण क्या है, इसको ठीक कैसे करना, बच्चा बोलेगा इसको धूप में डाल दो सूख जाएगा। तो इतना अकल बच्चे को आ जाती है। वर्गीकरण करने लगेगा बच्चा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे बॉक्स है अलग अलग कलर के, अगर आप बच्चे से कहेंगे इनमें से नीले वाले बॉक्स को अलग कर दो तो बच्चा आराम से कर देगा, क्योंकि वर्गीकरण उसको आ चुका है। एक फलों की टोकरी है जिसमें आम सेब केले संतरे सब रखे हैं, बच्चों से बोलो कि इसमें से सेब निकाल के अलग कर दो, बच्चा कर देगा, क्योंकि बच्चे को वर्गीकरण आ चुका है। अब संरक्षण का गुण बच्चे में आता है, एक संरक्षण अलग से भी पढ़ाना था मुझे, लेकिन जब यहां आ गया है तो यहीं बता देता हूं। ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संरक्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब होता है किसी वस्तु के आकार या आकृति बदलने से उस वस्तु का मूल तत्व नहीं बदलता, ये होता है संरक्षण। मतलब है इसका कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है मेरे पास, एक गिलास पानी है, अब मैं पानी को बोतल में डाल दूं तो आकृति बदल जाएगी, बोतल जैसी आकृति हो जाएगी। उसी पानी को मैं घड़े में डाल दूं तो अलग आकृति का हो जाएगा पानी। उसी पानी को फिर मैं जो है एक कटोरी में डाल दूं तो उस कटोरी के आकार का पानी हो जाएगा। लेकिन पानी बदला क्या, पानी में कोई चेंज आया क्या, H2O ही है ना, अभी भी पीने का ही पानी है ना, वो सेम ही है ना, अभी पानी नहीं बदला, पानी की आकार और आकृति आपने बदल दी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं संरक्षण। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक मिट्टी होती है तो कुम्हार मिट्टी से क्या बनाता है, एक मिट्टी लेके आएगा, उसको
गीला करेगा और उससे एक क्या बना देता है, घड़ा बनाता है। घड़े को तोड़ करके फिर मिट्टी हो जाएगी, फिर मिट्टी से क्या बना देगा, एक गुल्लक बना देगा। फिर उसको तोड़ करके फिर क्या बना देगा, वो उससे सुराही बना देगा। फिर उसको फोड़ करके फिर गीला करेगा मिट्टी को, फिर उसके दिए बना देगा, दिवाली के दिए। लेकिन उसका मूल तत्व तो मिट्टी ही है ना, चाहे वो घड़े के आकार में हो, चाहे वो सुराही के आकार में हो, चाहे वो गुल्लक के आकार में हो। आकृति बदल रही है लेकिन मूल तत्व नहीं बदल रहा है, और वो मूल तत्व है मिट्टी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम संरक्षण कहते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट गुण आता है पलटावी गुण। पलटावी गुण को प्रतिवर्तन्यता भी कहते हैं, यानी कि रिवर्सेबिलिटी, यानी जहां से शुरू किया था वहीं वापस चले जाना। जैसे जैसे अगर मैं कहूं 2 × 4 कितना होता है, 8, यानी कि 2 को मैंने 4 बार रिपीट किया तो 8 आ गया। अब मैं कहूंगा वापस से 2 ला के दिखाओ मुझे, तो क्या करेंगे, वापस से 2 लाने के लिए 4 से भाग कर दो, वापस 2 आ जाएगा। अगर बच्चा तीसरी स्टेज में है, यानी इस अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो बच्चे को ये दोनों बातें पता हैं। अगर बच्चा दूसरी स्टेज में है तो इतना तो पता होगा, ये नहीं पता होगा। अब इसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल समझते हैं। आप बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, मम्मी स्कूल ले जाती है बच्चे को घर से, बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया, तो क्या आपका बच्चा वापस घर आ सकता है खुद से, क्योंकि रास्ता तो उसने देख लिया, डेली देखता है रास्ता, क्या वो वापस आ सकता है? अगर स्कूल से वापस घर आ गया तो बच्चे में पलटावी गुण है, और अगर स्कूल से घर आने में भटक गया, कहीं और रास्ते में भटक गया, तो पलटावी गुण नहीं है। एक और एग्जाम्पल बताऊं, आप, बड़ा फनी एग्जाम्पल है कि जब आप, क्या होता है कि कई बार बचपन में हम अमरूद तोड़ने, जामुन तोड़ने पेड़ पे चढ़ जाते हैं, आम तोड़ने पेड़ पे चढ़ तो जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद जब नीचे देखते हैं, उरी मैयारी, अब तो उतरा नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसा बहुत बार सबके साथ हुआ है कि अब उतर नहीं पाते। मेरे साथ भी हुआ है, एक बार जामुन के पेड़ पे चढ़ गया था और आधे घंटे ऊपर ही बैठा रहा था, जब तक कोई आ ना जाए, या तो बड़े भैया आएंगे या तो पापा आएंगे, फिर उनसे हेल्प मांगेंगे कि हमें नीचे उतारो कैसे भी करके, है ना। वो खुद परेशान हो जाते हैं, अरे कैसे उतारे इतनी ऊपर से। तो ऐसा सबके साथ होता है। अगर आप पेड़ पे चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं तो पलटावी गुण है, और अगर चढ़ गए उतर नहीं पा रहे तो पलटावी गुण नहीं है। समझे बात? तो इसको कहते हैं पलटावी गुण। अब आगे आते हैं क्रमबद्धता, यानी किसी चीज को क्रम से लगा देना, है ना। जैसे मैंने 5-6 पेंसिल दी आपको और बोला सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लगा दो, तो बच्चा लगा देगा, क्योंकि पलटा उसमें क्रमबद्धता है ना। उसके बाद आता है गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे को आ जाता है, यानी बच्चे को गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ये सब आ जाता है। बेसिक बेसिक कैलकुलेशन, बहुत हाई लेवल का मैथ नहीं आता बच्चे को, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन बच्चा करने लगता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे आप? इतने सारे गुण हैं तीसरी अवस्था में, याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए है ट्रिक, ये रही आपके सामने। इस लाइन को आपको याद करना है और आपको सारे गुण याद हो जाएंगे। देखो, रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के गणित के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। रक्षा कौन है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मैथमेटिक्स की क्लास में आती है बच्चों की, और बच्चों से मैथ का टेस्ट लिया और वापस जाने लगी। जब वापस जा रही थी तो उधर से स्कूल की, मतलब उनकी क्लास टीचर आ गई। तो फिर जो प्रिंसिपल थी वो तो गेट तक पहुंच गई थी, टीचर क्लासरूम में। प्रिंसिपल वापस पलटी और टीचर से बोली, सुनो टीचर जी, आपके बच्चों को क्रमबद्धता नहीं आती है, इन बच्चों को क्रमबद्धता पढ़ाओ और मूर्त तरीके से पढ़ाओ। तो वही कह रहे हैं, रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के बच्चों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। अब इसके अंदर आपके सारे गुण समाहित हो जाएंगे। देखो, रक्षा से हो जाएगा हमारा क्या? रक्षण, और रक्षण से हम इसको बना देंगे संरक्षण। पलटी से क्या हो जाएगा? पलटावी गुण। ठीक है, तर्क से क्या हो जाएगा हमारा? तार्किक चिंतन हो जाएगा, यानी तार्किकता। सी से क्या है आपका? कि थर्ड स्टेज है, ये भी याद रख सकते हैं आपके तीसरी अवस्था की ट्रिक ये थी। वर्ग से क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। गणित से क्या हो जाएगा? गणितीय संक्रियाएं, जो अभी अभी आपको बताई है ना। क्रमबद्धता तो अपने आप में पूरा का पूरा वर्ड ही आ गया, क्रमबद्धता। और मूर्त चिंतन भी अपने आप में पूरा का पूरा ही वर्ड आ गया। अब देखो, इसके अंदर आपके सारे के सारे गुण आ गए तीसरी अवस्था के। तो ये लाइन रट्टा मार लो, इसका चाहो तो आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आपको मजा आएगा। बताओ मुझे, मजा आ रहा है नहीं पढ़ने में? बताओ, क्लास में मजा आया कि नहीं आया? चलिए, अब हम बढ़ेंगे, बस लास्ट स्टेज बची है, उसके बाद में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा इस टॉपिक के।
फिर थोड़ी थोड़ी थ्योरी करेंगे और उसके बाद ज़्यादातर पीवाईक्यूज ही करेंगे उसके साथ साथ। अब आगे आपका चौथे नंबर का क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 18 से 11 से 18 साल रहेगी। इसके अंदर जो गुण रहेंगे वो है कि अमूर्त चिंतन बच्चे में आ जाएगा। बच्चे क्या सीख जाएंगे, अब सामने अगर चीज नहीं भी है तो वो दिमाग से कल्पना करके उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे मैं बच्चे से मौखिक रूप से सवाल पूछूंगा कि बेटा बताओ सीमा के पास 10 टॉफी है, राहुल के पास 4 टॉफी है, राहुल ने एक सीमा को दे दी, सीमा ने 3 जो है गीता को दे दी, अब बताओ राहुल और सीमा के पास कितनी टॉफी बची। तो बच्चा इसका आंसर दे देगा क्योंकि वो दिमाग में संकल्प संक्रियाएं अब करने लगा है, अमूर्त चिंतन आ गया है। काल्पनिक चिंतन भी आ जाएगा, जाहिर है कल्पना करना मूर्त एक ही बात होगी, अमूर्त और कल्पना। परिपक्वता शारीरिक रूप से नहीं, दिमागी रूप से संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता आ जाती है बच्चे को। कथनात्मक चिंतन करने लगता है, यानी बोल कर ही बातों को समझ लेता है, लिख करके या सामने लाने की जरूरत नहीं है, केवल बोल कर ही बातों को समझ लेता है, कथनात्मक। और क्या आता है, और होता है निगमनात्मक चिंतन। क्या होता है, निगमनात्मक चिंतन। इसका मतलब होता है कि जहां फॉर्मूलाज होते हैं, नियम होते हैं, जैसे गणित में नियम याद करने पड़ते हैं, वो चीजें बच्चे में आ जाती हैं, है ना। और क्या होता है, बच्चा संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगता है, यानी कैलकुलेशंस को केवल दिमाग में ही सॉल्व कर लेता है, उसको लिखित में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे गुण हो गए आपके चौथी अवस्था के। हाँ जी, तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, देखो ट्रिक सिंपल सी है। कल्पना परिपक्व हो गई है क्योंकि चौथी अवस्था में पहुंच गई है, कल्पना परिपक्व हो गई है और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करने लगी है, बस ये याद रखना है। देखो, कल्पना से काल्पनिक चिंतन, परिपक्व से परिपक्वता, और निगमन से निगमनात्मक चिंतन, और अमूर्त से अमूर्त चिंतन। हो गया याद आपको, सिंपल सा। तो चारों स्टेजेस आपको याद हो गई हैं, बोलो यस। फिर मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा, इसके इस टॉपिक के क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं सीटैट में, जो अभी बन रहे हैं नए वाले, वो बताऊंगा आपको। चलो पहले पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हैं, जल्दी बताओ। ओहो, बोल बोल के मेरा भी दिमाग घूम गया, बहुत बोलना पड़ता है यार लाइव क्लास में। चलो बताओ, जल्दी बताओ। ये बताओ, मजा आया या नहीं आया पढ़ने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, भूलोगे नहीं अब। एक बार फीडबैक दो जरा, मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा सा। चलो सबके यस तो आ गए हैं, और हमारे 5500 लाइक में लास्ट एक लाइक बचा है, बताओ कौन पूरा करेगा, कौन है वो लक्की पर्सन जो 550 लाइक पूरा करेगा। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब लोग अच्छे बच्चों की तरह। और एक और मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं भाई, जब आप लोग इतनी बढ़िया क्लास में आ ही गए हो तो एक और क्लास का अनाउंसमेंट है, एक और महा मैराथन क्लास आपकी आने वाली है। कब आएगी वो मैं आपको डेट बता देता हूँ। अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ बस एक छोटी सी, हाँ मैं डेट देख रहा था, संडे किस दिन है, 9 तारीख को है ना, एक अगला संडे 16 तारीख को, तो हम करेंगे 15 तारीख को। 15 अगस्त की शाम को एक और महामैराथन क्लास होगी। 15 अगस्त कब होगी, 15 अगस्त को शाम 7 बजे। इसमें कौन सी महामैराथन क्लास होगी, इसमें 1000 पीवाईक्यूज की महामैराथन होगी, 1000 पीवाईक्यूज, और इसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स, एनसीईआरटी भी, पेडागोजी भी, सब कुछ A to Z। तो ये महामैराथन भी अपने आप में इतिहास रचने वाली होने वाली है, ऐसी क्लास भी आपने कभी नहीं देखी होगी। इस बार जो मैं आपके लिए कर रहा हूं ना भाई, वो मतलब ये है कि बिल्कुल बलिदान वाली चीजें ला रहा हूँ, अभी तो बहुत कुछ आएगा, बस आप साथ में जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। डेली शाम 7 बजे मैराथन पे मैराथन आ रही है, और प्रीमियम का भी बाप लेवल का कंटेंट मिल रहा है आपको इस चैनल पे। इतना प्रीमियम कंटेंट किसी को नहीं मिला होगा। इस बार सीटेट में आपके 130 प्लस ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। तो ये होने वाली है 15 अगस्त को, सैटरडे रहेगा। वैसे 15 अगस्त तो आप वैसे भी नहीं भूलोगे भाई, आज़ादी का दिन है, तो आज़ादी के दिन मिल रही है आपको। दिन में आज़ादी मनाओ, शाम को क्लास करेंगे, शाम 7 बजे से क्लास करेंगे 1000 पीवाईक्यूज की, जिसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ दमदार सुपर फास्ट तरीके से 12 घंटे तक धमाधम क्लास करेंगे। तो इसके लिए भी रेडी रहना। बाकी डेली शाम 7 बजे हम लाइव मिल ही रहे हैं, है ना। तो इसको नोट कर लो, इसको लिख करके जल्दी रखो अपने पास, भूलना नहीं जरा भी। इसको लिखो जल्दी से अपने पास, अपने रजिस्टर पे लिख के इसको दीवार पे चिपका दो।
सर मुझे उपागम नहीं आता। अरे हम है ना उपागम समझाने के लिए, टेंशन काहे लेते हो। उपागम क्या, उपागम का बाप भी समझ में आएगा। सब चीज़ें सिखाऊंगा आपको, चिंता ना करो। अब हमारे सामने सवाल आता है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास या कलन विधि? सब लोग कमेंट में अपना आंसर बताएंगे। चलिए लिखिए जल्दी से अपना आंसर, सब लोग लिखेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया टीचिंग सर जी, थैंक यू जी। मैथ की कब होगी पेडागोजी? मैथ की बता तो दी थी आपको, 13 तारीख को, 13 या 14 को हो जाएगी। चलो लिखते जाओ, अपना आंसर लिखो जल्दी जल्दी सब लोग। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस। आज 10,000 लाइक पूरे हो जाने चाहिए जल्दी ही, है ना। चलिए लिखते रहेंगे सब लोग अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। देखो जीन प्याजे के हिसाब से अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो अभी हमने पढ़ी है जीन प्याजे के सिद्धांत में? इनमें से एक ही चीज थी और वो थी अनुकूलन। यानी जब भी हम नए ज्ञान को सीखते हैं, हमारे संज्ञानात्मक विकास में कोई भी नई चीज ऐड होती है तो वो अनुकूलन के माध्यम से होगी, है ना, अडेप्टेशन के माध्यम से। पुनर्बलन जो रहेगा वो पूरे ही सीटेट में निगेटिव टैग वर्ड के रूप में काम करेगा, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि पुनर्बलन का मतलब होता है इनाम देना, और इनाम देना लालच होता है। मैं आपको टैग वर्ड भी साथ साथ बता रहा हूं, ये निगेटिव टैग वर्ड रहेंगे आपके। इनाम देना, दंड देना, सजा देना, या फिर इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि लालच यानी कि लाभ देना बच्चे को, और पुरस्कार देना। ये सब क्या है? ये निगेटिव टैग वर्ड हैं आपके, ठीक है। इसके साथ साथ पुनर्बलन भी लिख लो, क्योंकि इन्हीं का पर्यायवाची निकलेगा पुनर्बलन। ये आपके क्या रहेंगे? ये निगेटिव टैग वर्ड रहेंगे, पूरे सीटेट में जहां भी आएंगे इनको काट देना है, ठीक है। एक और आता है निगेटिव में ही, अनुबंधन, ठीक है। एक शब्द आता है अनुबंध। अनुबंध निगेटिव नहीं होता, अनुबंधन निगेटिव होता है। इसको इंग्लिश में कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके निगेटिव टैग वर्ड रहेंगे। क्लियर है? और बता दूं आपको अभी, चलो और बता देता हूं। नंबर 8 रहेगा पुनरावृत्ति। ये भी निगेटिव टैग वर्ड रहेगा आपका, यानी किसी चीज को बार बार दोहराना, है ना। उसके अलावा नकल करना निगेटिव टैग वर्ड रहेगा आपका। और बताऊंगा आगे जब क्वेश्चंस में, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, जिस जिस टॉपिक पे आता रहेगा वहीं वहीं हैंड टू हैंड उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग बताता रहूंगा, ठीक है। पूर्व अभ्यास भी निगेटिव है, क्योंकि पहले से किसी चीज का अभ्यास कर लेना वो इनके सिद्धांत में आया ही नहीं है, सिद्धांत के हिसाब से प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। कलन विधि क्या होती है? कलन विधि को एल्गोरिदम मेथड कहते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की विधि है। किस चीज की विधि है? ये समस्या समाधान करने की विधि है। और जब समस्या समाधान करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते हैं, पहला 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 चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो उस स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करने को, समस्या समाधान विधि को कलन विधि के नाम से जाना जाता है। तो यहां जो आंसर राइट होता है आपका पहला ऑप्शन होता है। समझ गए बात को? चलो जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, कमेंट में आंसर लिखेंगे। 15 अगस्त को क्लास कौन सी होगी? अरे अभी बताया तो आपको, अभी अभी 15 अगस्त को जो क्लास होगी वो होगी पीवाईक्यूज की मैराथन, पीवाईक्यूज मैराथन। और सारे सब्जेक्ट रहेंगे इसमें, ठीक है। और ये जो पीवाईक्यूज रहेंगे ये 1000 पीवाईक्यूज रहेंगे। कितने? 1000 पीवाईक्यूज रहेंगे और इसमें सारे सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। कब होगी? शाम को 7 बजे, ठीक है। चलिए सर जी, हमने तो अपना दिल ही रख दिया है, तो कमेंट में भी दिल दो ना। चलो कमेंट में दिल भेजो जल्दी जल्दी।
देखो अब हम बात कर रहे हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा एक तो संक्रियाओं प्रक्रियाएं कर रहा है, परिकल्पना करना सीख गया है, निगमन करना सीख गया है। परिकल्पना करना कब आएगा, निगमनात्मक चिंतन कब आएगा, चौथी अवस्था में। अभी अभी हमने क्या ट्रिक याद करी थी, कल्पना परिपक्व हो गई है और निगमनात्मक रूप से चिंतन करने लगी है, यानी चौथी अवस्था का गुण है। तो आपका जो आंसर राइट हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता खालिस्तान की एक प्रमुख उपलब्धि है। पहला ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। देखिए इसने बोला प्रतीकों के निर्माण करने की क्षमता। अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रतीक मतलब प्रतीकात्मक खेल। तो प्रतीकात्मक खेल जो है वो कौन सी अवस्था में आए थे, बता दो मुझे जरा, कौन सी अवस्था में आए थे। प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। याद है ना, ट्रिक याद हो गई ना अगर आपको ये लाइन है, भाई मजा ही आ जाएगा सीटेट में। आपके लिए मैंने सीटेट को इतना इजी बना दिया है ना, बस आपको तो फॉलो करना है। मैंने पिछले 8-10 सालों के अनुभव से ये चीज़ें तैयार की हैं। आपको मैं ये चीज़ें यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ, बस आप चैनल पे जुड़े रहें हमारे साथ में और डेली लाइव आते रहो। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, रिजल्ट सबसे बड़ा हम ही देंगे। सीटेट में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे ही पास होंगे बस, और आपका जीवन बदल जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी बस। तो ये सेकंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड स्टेज का नाम पूर्व। अच्छा इसकी एज बता दो चलो, किस किस को याद हुई है। चलो एज लिख दो कमेंट में, कितने साल से कितने साल तक का बच्चा रहेगा, दूसरी अवस्था में कितने साल का बच्चा आता है, जल्दी बता दो। अगला प्रश्न क्या है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलता है। समायोजन, अनुबंधन, अंतर्विषयकता या फिर स्कीमा। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर सब लोग। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखिए इसने बोला प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह जब समकोण वस्तु को पकड़ने गया तो हाथ के पकड़ने के तरीके में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। और हमने बोला था जब भी कोई नया काम करने के लिए पुराने काम में बदलाव कर दिया जाए, यानी पूर्व ज्ञान में अगर बदलाव कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। समझ गए बात को। बाकी अगर हम बाकी चीजें भी पढ़ना चाहें तो अनुबंधन मैंने अभी अभी बताया था आपको निगेटिव वर्ड की लिस्ट में। क्यों, क्योंकि ये बाह्य विप्रेरणा को बढ़ावा देता है, कंडीशनिंग यानी बाहरी लालच पैदा करता है, तो ये इसलिए निगेटिव टैग वर्ड में चला जाता है। अंतर्विषयकता का मतलब होता है 2-3 सब्जेक्ट आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए मतलब ऐसे नहीं कि जैसे सीमा जी के पड़ोसी से बात चल रही है ना वो वाला नहीं। यहाँ मिलावट वो है कि सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से संबंध रखते हैं। भाई गणित की कक्षा में विज्ञान के कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हैं, विज्ञान की कक्षा में आप जो है भाषा को यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये अंतर्विषयकता हो जाती है। स्कीमा मानसिक विचार को कहते हैं, अभी अभी बताया था आपको। आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है सिंपल सा, वो मानसिक विचार होता है। तो यहाँ जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जाता है, ठीक है, अकोमोडेशन। अगला प्रश्न क्या है देखो आपका, कि प्याजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। यानी आपको ये बताना है, हर एक ऑप्शन में 4-4 बातें दी गई हैं। देखो 1 2 3 4 कोमा लगा है बीच में। ये चारों विशेषताओं की एक, चारों अवस्थाओं की एक एक विशेषता है। आपको बताना यह है कि क्रम से कौन सी है, पहले पहली चरण की विशेषता, फिर दूसरे चरण की विशेषता, फिर तीसरे चरण की, फिर चौथे चरण की। तो आपको क्रम बताना है, सही क्रम कौन से में दिया गया है। देखते हैं भाई कौन कौन बता पाता है। और सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे जरा कमेंट को नीचे करके।
ये टॉपिक सर बहुत टफ लगता था, पहले लगता था ना, अब कैसा लग रहा है, अब बताओ। वैसे आपने जवाब दे दिया है था लगा के, जब आपने बोला ना ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता था, तो मतलब था, अब आसान लग गया होगा, है ना। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जल्दी एक बार कमेंट में। अब देखते हैं कौन सी अवस्था है जिसमें सही क्रम देखने को आपको मिलेगा। देखो संवेदी अनुभव पहली अवस्था है, ठीक है जी, है ना। लेकिन प्रतिवर्तन्यता जो है वो दूसरी अवस्था में नहीं आता बल्कि तीसरी में आता है, यानी पलटावी गुण जिसको कह रहे हैं आप। पलटावी गुण किस में आएगा, लाइट। पलटावी गुण जो है वो तीसरी अवस्था में आएगा, तो तीसरी अवस्था तो पहले के बाद तुरंत आ नहीं सकती, है ना। फिर आया आपका संवेदी अनुभव, तो यहां पहली अवस्था में आता है संवेदी अनुभव, ठीक है जी। प्रतीकात्मक खेल जो है वो दूसरी अवस्था में आता है, ये भी ठीक है। प्रतिवर्तन्यता यानी पलटावी गुण जो है वो तीसरी अवस्था में आता है, ये भी ठीक है। और परिकल्पना करना जो है वो चौथी अवस्था में आता है, ये भी ठीक है। यानी कि आंसर जो है आपका सेकंड ऑप्शन राइट गया है। क्लियर है बात इतनी। अब हम बात करेंगे प्रतीकात्मक खेल, तो ये तो दूसरी अवस्था का गुण है, तो पहले नंबर पे दूसरी अवस्था का नहीं आ सकता। प्रतिवर्तन्यता तीसरी अवस्था का गुण है, ये भी शुरू में नहीं आ सकता। सही क्रम जो दिया गया है वो सेकंड स्टेज में यानी बी ऑप्शन में दिया गया है आपको, ठीक है जी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जीन प्याजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, पहला ऑप्शन है को द्वितीय स्तर के अनुबंधन करने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, सी ऑप्शन है बच्ची को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए, और डी ऑप्शन है बच्ची को बारंबार वेधन व अभ्यास करने के लिए कार्य देने चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलिए सब लोग कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर जल्दी से। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला है जीन प्याजे के अनुसार अर्थपूर्ण विकास के लिए, यानी अगर आप संज्ञानात्मक विकास बढ़ाना चाहते हैं बच्चे का तो कैसे बढ़ेगा। देखो क्या द्वितीय स्तर के अनुबंधन देंगे, अनुबंधन निगेटिव टैग वर्ड है, पहले ही बता चुका हूं, अभी शुरू में ही सबसे पहले आपको निगेटिव टैग वर्ड लिखवाए हैं आपको, है ना, क्योंकि ये बाह्य विप्रेरणा पर डिपेंड है। पुरस्कार भी निगेटिव टैग वर्ड है क्योंकि ये भी बाह्य विप्रेरणा पर डिपेंड है। आप बाहर से बच्चे को लालच देते हैं, बच्चा लालची हो जाएगा, फिर क्या होगा, बच्चे को लालच पड़ जाएगा, अपने मन से कोई भी काम नहीं करेगा, हमेशा जब कुछ इनाम मिलेगा तभी काम करेगा, यानी आपने बच्चे को बिगाड़ दिया एक तरह से ये कह सकते हैं। फिर आता है बच्चे को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराएंगे, ये आंसर आपका राइट जाएगा। हम यही चाहते हैं कि बच्चा काम को करके सीखे, सक्रिय मतलब एक्टिव रह के, अन्वेषण मतलब खोज, अन्वेषण मतलब होता है बच्चा नए ज्ञान की खोज कर रहा है, चाहे वो किताबों से खोज कर रहा हो, चाहे वो समाज से कर रहा हो, चाहे काम को करके सीख रहा हो, खोज है। बारंबार वेधन और अभ्यास, देखो ये भी वेधन आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और वजह यह है कि वेधन का मतलब होता है रटना, तो जहां पर भी आ जाए वेधन, है ना। और एक और शब्द बता देता हूं वेधन का पर्यायवाची ड्रिल, ये ड्रिल शब्द जहां पे भी आएगा ये निगेटिव टैग वर्ड रहेंगे आपके, ठीक है। वेधन, रटना, ड्रिल, और बारंबार अभ्यास भी निगेटिव रहता है। क्लियर है बात। चलो जी अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी पेशीय, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, और डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे फटाफट से। जी तो इसने बोला जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे कहे गए वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगा लेंगे, और क्रम में लगाने को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमबद्धता कहेंगे। और क्रमबद्धता कौन सी अवस्था में आएगा, आप सबको याद हो गया होगा,
रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के बच्चों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ, यानी तीसरी अवस्था की कहानी है। तो तीसरी अवस्था का नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज और लिख दो कमेंट में, किस किस को याद हो गई है, जल्दी बताओ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कितने साल से कितने साल तक का रहेगा? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना क्या है? बता चुका हूं, सबसे पहले यही बताई थी जब आपको सिद्धांत स्टार्ट किया था। उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। और डी ऑप्शन है उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे।